हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने MPS 002 का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा प्रश्न है, मूलवासी लोग कौन है? मूलवासी लोग और मूलवासी आंदोलन के बारे में हमें आज जानना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है वो है कि मूलवासी आंदोलन किसे कहते हैं। उसके लिए पहले हम जानते हैं कि मूलवासी लोग कौन हैं। तो मूलवासी लोग, जिसे इंग्लिश में इंडिजीनियस पीपल भी कहते हैं, वो ऐसे नियत क्षेत्र के मूलवासियों के वंशजों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि वहाँ पर सदियों से रह रहे हैं। मूल, आप समझ रहे, मूलवासी यानी किसी किसी क्षेत्र के वही मूल निवासी हैं। वो बहुत 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 पहले से वहाँ रह रहे हैं। उनके वंशज भी वहीं थे, उनका जन्म भी वहीं हुआ है, उनके वंशजों का जन्म भी वहीं हुआ, वहीं पले बड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो किसी क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं वो मूलवासी लोग होते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि उन मूलवासी लोगों पर विदेशियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया था। विदेशियों द्वारा नियंत्रण कर लेने से उनके ऊपर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के रास्ते जो हैं वो अवरुद्ध हो गए। ऐसा इस कारण से हुआ क्योंकि विदेशी शासक उनकी शासन की प्रक्रिया को ही बदल देता है। विदेशी शासन जो होते हैं, जैसे एक एक क्षेत्र है, वहाँ पर समझिए आप, फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, भारत का एग्जांपल ले लेते हैं। भारत के अंदर अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी संस्कृति के साथ लोग रहते थे। ठीक है। तो फिर जब बाहर से विदेशी शासन आता है तो वो उनके ऊपर क्या करता है, वो उन पे अपनी चीज़ें थोपता है, अपना तरीके से शासन चलाता है। उनकी संस्कृति पर अपनी संस्कृति को थोपने की कोशिश करता है, उनसे अपनी चीज़ें मनवाता है, करवाता है। तो इस तरह से विदेशी शासक जो होते हैं वो उनकी पूरी प्रक्रिया को ही बदल देते हैं। जैसे अगर हम आज के एग्जाम्पल देखेंगे तो इराक, अफगानिस्तान सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष परिणाम प्रमाण है। इन सब के बावजूद भी जो मूलवासी लोग हैं वो आज भी अपनी परंपरागत सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के बल पर अपनी पहचान दुनिया के चारों ओर बनाए हुए हैं। वहीं यदि हम सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मानवीय पक्षों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने 107वें सम्मेलन में प्रथम बार मूलवासी शब्द का प्रयोग किया था, जिसके अनुसार जनजाति और अर्ध जनजाति आबादी जो है उसे सामान्य सामाजिक श्रेणी के रूप में स्वीकार किया गया था और अर्ध जनजाति के लोगों को उस आबादी के यानी कि वहाँ के मूलवासी की उप श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वे उस देश के मूलवासियों के पूर्वज थे। उन्हें बाद में उपनिवेशवादी व्यवस्था ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये भी मूलवासी शब्द का प्रयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक है। अब हम देखते हैं मूलवासी आंदोलन की शुरुआत। 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दुनिया के विकसित देशों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए विश्व के अधिकांश भागों को अपने अधिकार में ले लिया। अब दोस्तों, हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि जो मूल निवासी हैं उनके आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से, कैसे और क्यों होती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यदि हम जाएं तो उस समय दुनिया के जो विकसित देश थे, चुनिंदा देश थे जो विकसित थे विश्व में, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन साम्राज्य था, जापान था। तो ये जो कुछ विकसित देश थे इन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए विश्व के अलग अलग देशों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे अटैक करते, उनको अपने कब्जे में कर लेते और फिर वहाँ पर ये अपनी चीज़ें चलाते, अपनी संस्कृति चलाते, अपनी नीतियों को चलाते, वहाँ पे लोगों पे थोपते। इसके साथ ही कृषि क्षेत्रों का वाणिज्यकरण और अन्य आर्थिक नीतियों के चलते जनजातियों के क्षेत्रों में अनेक बाहरी लोग जैसे कि साहूकार, ठेकेदार, व्यापारी तथा बिचौलियों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। पहले जिन क्षेत्रों में कोई नहीं था, वहाँ पर जब इन उपनिवेशकारियों ने कब्जा किया, अटैक करा, तो फिर वहाँ पे बाहर से साहूकार भी आने लगे, ठेकेदार आने लगे, व्यापारी आने लगे और बिचौलिया भी आने लगे। हालांकि जो मूलवासी हैं वो बाहरी लोगों को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने बलपूर्वक अपनी नीति चलाकर दुनिया के अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में औपनिवेशिक व्यवस्था का विकास किया, अपनी नीतियों को ज़बरदस्ती उन पर थोपा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहीं से मूलवासी लोग जो हैं वो शोषण के दुष्चक्र में फंस गए।
नई भू राजस्व व्यवस्था में मूल लोगों पर अधिक कर का भार लाद दिया गया। इसके अलावा मूलवासी लोगों की स्वायत्ता का हरण कर लिया गया। हालांकि ये मूलवासी लोग पहले से ही पूर्ण स्वायत्ता का उपभोग करते चले आ रहे थे। स्वायत्ता का अर्थ है अपनी आज़ादी, अपनी इच्छा से कार्य करना। तो मूलवासी लोग थे जो पहले अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन जब ये आक्रमणकारियों ने उन पर कब्जा किया तो वे उन पर अपनी नीतियाँ चलाने लगे, जिससे उनकी स्वायत्ता खत्म हो गई और वे अधीन बन गए। लेकिन मूलवासी लोगों को यह स्वीकार्य नहीं था। मूलवासी जाति विशेष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है कि वे अनादिकालों से वनों से संबंधित रही हैं। वन में उनका रहना, वन से वे खाते पीते, वन से उन्हें सब कुछ मिलता था। वनों का उनके सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। वे खाद्य, ईंधन, चारे आदि वन उत्पाद के लिए पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर थे। आक्रमणकारियों द्वारा मूलवासी क्षेत्र में आधिपत्य के उपरांत उन्होंने जनजातियों के वन संबंधी अधिकार को बहुत ही सीमित कम कर दिया। इस प्रकार औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा जनजातियों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप समूचे विश्व में निरंतर जनजातीय विद्रोह हुए, जिनमें सैकड़ों हिंसात्मक विद्रोहों का विश्व ने सामना किया है। तो ये था मूलवासी आंदोलन का इतिहास कि किस कारण उन्हें अपने आंदोलन को लड़ना पड़ा। अब मूलवासी आंदोलनों का विस्तार देखते हैं। आधुनिक विश्व के इतिहास में यदि हम देखें तो जनजातीय विरोधी आंदोलनों का स्वरूप जो है वो एक समान रहा है, क्योंकि जो जनजातियां हैं वो किसी एक क्षेत्र से संबंधित होती थी, उस क्षेत्र पर आक्रमणकारी कब्जा करते, अपनी नीतियाँ थोपते, जिससे मूलवासियों के अधिकारों का हनन होता। इसलिए जनजातीय आंदोलनों का एक क्षेत्र विशेष से संपूर्ण जन समुदाय से संबंध होता था। उन आंदोलनों में किसी क्षेत्र विशेष का संपूर्ण जन समुदाय जो है वो आंदोलित हो उठता था, यानी पूरे क्षेत्र विशेष के संपूर्ण लोग उस आंदोलन में खड़े हो जाते थे। जनजातीय समुदाय जो है वो खुद को एक अलग विशिष्ट पहचान के रूप में मानते हैं। जब एक जनजाति किसी दूसरी जनजाति पर तब तक आक्रमण नहीं करती जब तक कि वह उनके शत्रु की सहायता ना कर रही हो, वरना आपस में हार्मनी, शांति के साथ ये रहते हैं। यदि कोई उनके शत्रु की सहायता कर रहा है तो वे दूसरी जनजाति पर आक्रमण करते थे। लगभग सभी जनजातीय आंदोलन बाहरी लोगों के विरोध में हुए हैं, अंदरूनी नहीं बाहरी लोगों के विरोध में हुए हैं। लेकिन इन आंदोलनकारियों ने उन गैर जनजातीय गरीबों के साथ कभी हिंसा नहीं की जो जनजातीय गांव के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब हम कुछ वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल देखते हैं जो हमें विश्व के अलग अलग कोनों में देखने को मिलते हैं जनजातीय या मूलवासी आंदोलनों के। सबसे पहला है कनाडा। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो। कनाडा एक संघ राज्य है। इसका कुल क्षेत्र 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। 1982 के ऐतिहासिक कनाडा एक्ट के द्वारा ब्रिटेन ने कनाडा को समस्त संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए। उससे पहले जो कनाडा है वो भी ब्रिटेन का गुलाम ही था। कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोगों के साथ भी 1970 से पहले बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। जब राष्ट्रीय इंडियन परिषद की स्थापना हुई तब जाकर भारतीय संस्कृति को राजनीतिक अनुरूपता के समान दर्जा मिल सका। हालांकि संगठन को अपनी स्थापना के समय से ही प्रमुख आंतरिक विभाजन अधिकारों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। अब भी वहाँ की सरकार उस तरह की संस्था जैसे कि राष्ट्रीय इंडियन परिषद है उसको भारतीय लोगों की प्रतिनिधि संस्था नहीं मानती, जबकि 1969 के श्वेत पत्र में स्वीकार किया गया है कि सभी कनाडा वासियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। लेकिन कुछ लोग वहाँ भारतीय मूल के हैं तो इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। राष्ट्रीय इंडियन परिषद के बाद 1969 में एक नया संगठन राष्ट्रीय इंडियन भाईचारे के स्वरूप पर निर्णय किया गया। 1969 के सरकारी श्वेत पत्र का विरोध किया गया था, जबकि वर्तमान में मूलवासी लोगों की कोई अलग से नीति नहीं है। अब तो मूलवासी लोगों को अपना अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की पहल करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय भाईचारा नाम की एक संस्था है जो कि है असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है जिसका 1901 में यहाँ के सारे प्रांतों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रकुल का निर्माण किया तथा अपनी राजधानी 1910 ईस्वी में कैनबरा में बनाई।
1920 से 1930 तक ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो आदिवासियों पर ध्यान नहीं देती थी, जिसके कारण उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दबाव झेलना पड़ा। यद्यपि 1974 तक अश्वेतों का आवागमन बंद रहा। 1986 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑस्ट्रेलिया एक्ट पर हस्ताक्षर करके ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतिम संबंध भी समाप्त कर दिए, यानी उस दिन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह आज़ाद कर दिया गया। मार्च 2002 में क्वींसलैंड के कूलम में राष्ट्रमंडल सम्मेलन हुआ, जिसमें आतंकवाद मिटाने की कार्य योजना पर विशेष बल दिया गया था। अगला है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में 1960 के दशक में पहला मूलवासी आंदोलन इक्वाडोर में प्रारंभ हुआ था। भूतपूर्व स्पेनिश उपनिवेश इक्वाडोर जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। 1533 में स्पेन के अधीन आने के पूर्व इक्वाडोर जो है महान इनका साम्राज्य का एक भाग था। इसे 1830 में इनका एम्पायर से आज़ादी मिली। हालांकि यह अपनी स्वतंत्रता के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। 1978 में फिर एक नए संविधान को बनाया गया। 1999 का वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले 70 वर्षों के मुकाबले आर्थिक स्थिति अधिक दयनीय रही है, क्योंकि उस दौरान उसकी मुद्रा सुकरे की कीमत एक अमेरिकी डॉलर के बदले 8.650 सुकरे हो गई थी। अब आता है अगला एग्जाम्पल, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय गणतंत्र है। उसमें 50 राज्य शामिल हैं, जिनका अपना अपना अलग संविधान है। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी अलग अलग राज्य हैं, पर जैसे भारत का तो एक ही संविधान है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में 50 अलग अलग राज्य हैं और 50 ही अलग अलग वहाँ संविधान है। हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं। 1944 में पहला पैन इंडियन संगठन नेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिकन इंडियंस का गठन वहाँ किया गया था। इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? वहाँ के मूलवासी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी संस्कृति, उनके परंपरागत इतिहास की सुविधा मुहैया कराने के लिए अभियान चलाना। 1954 में वहाँ सिर्फ 50 जनजाति के प्रतिनिधि थे, जो कि 1978 आते आते 158 हो गए। फिर 1973 में मूलवासी लोगों को विश्वव्यापी संगठन बनाने का मौका मिला, जिसने बाद में जाकर 1975 में पोर्ट अल्बेनी में आयोजित सम्मेलन में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडियन पीपल्स की स्थापना की। इस संगठन ने 1972 में पूरे देश में प्रदर्शन किए और शासन व्यवस्था पर अधिक से अधिक दबाव डालने के लिए 1974 में अपने राजनयिक साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय इंडियन संधि परिषद की स्थापना की। 1977 में ये पहला संगठन था जिसे गैर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंडियन संधि परिषद मूलवासी लोगों का एक अंग था, जिसने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय इंडियन संधि परिषद की शक्ति इस बात में है कि यह 100% अमेरिकी है और इसने अन्य राज्यों में मूलवासी लोगों की इच्छाओं और रणनीतियों से इसका कोई संबंध नहीं है। पैन अमेरिकी संगठन जो है वो सार्वजनिक चर्चाएं और ध्यानाकर्षण के माध्यम से उन मूलवासी लोगों पर चर्चा के रूप को प्रभावित करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम दृष्टि से ओझल होते जा रहे हैं। अब यदि हम बात करेंगे कि मूलवासी आंदोलन के कुछ मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, कि मुद्दों के कारण मूलवासी लोगों ने आंदोलन किए हैं। पूरी दुनिया में मूलवासी आंदोलनों का स्वरूप एक समान रहा है तथा इसकी प्रमुख मांग जो है वो आत्मनिर्णय की रही है। मूलवासी लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए वनों पर निर्भर करते थे, जिसके कारण उन्हें भूमि से बहुत ही अधिक लगाव था। मूलवासी लोगों के पादपों और परंपरागत उपचार प्रथाओं से विकसित जो औषधियाँ थी, उसके अधिकारों से संबंधित भी प्रश्न उठाए गए हैं। इस नई बौद्धिक संपदा अधिनियम से अनुसंधानकर्ता परंपरागत औषधियों का अध्ययन करते हैं और उसके प्रयोग तथा प्रभाविता की जांच करते हैं। हालांकि विश्व स्तर पर इस संस्था की स्थापना 1970 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य था प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाना, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, कलात्मक और साहित्य के प्रसार को बढ़ाना, राष्ट्रीय संपदा कानूनों के निर्माण में मदद करना और विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना इस संगठन के मेन कार्य थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस व्यवस्था से मूलवासी लोगों को आर्थिक आधार पर खतरा पैदा होगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश मामलों में उस जनजाति को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती जिसने कि उसे सुरक्षित रखा और वास्तव में दवाई खोजी। यानी जिस
जनजाति ने वास्तव में दवाई खोजी उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला, उसे आर्थिक कुछ नहीं मिला, बल्कि जो दूसरे संगठन थे, जो दूसरी कंपनीज हैं, वो इसका सारा फायदा उठा जाएंगी, सारा प्रॉफिट उठा जाएंगी। उसमें सम्मिलित मूलवासी लोगों को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया का सुधार करने के प्रस्ताव पर हाल ही में चर्चा की गई और जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। आज भी दुनिया में मूलवासी लोगों की आवश्यकता और इच्छाओं का ध्यान में रखे बिना संसाधनों का दोहन हो रहा है, लाभ कमाया जा रहा है, लेकिन मूलवासी लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं और भाषाओं का संरक्षण, अपनी अपनी भाषा का संरक्षण करना, वो बहुत से मूलवासियों के लिए बहुत ही उच्च प्राथमिकता का विषय है। अधिकांश ऐसे बहुसंख्यक समाज औपचारिक सरकारी कामकाज में देशी भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति देने में अत्यधिक अनिच्छुक रहते हैं। यद्यपि देशीय भाषाओं को देशीय लोगों के प्रयोग के लिए सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किए जाने के उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो ये थे आज का टॉपिक। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।